नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम नगर में आपका स्वागत है। अ, जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल हमारा एजुकेशनल चैनल है। हम विभिन्न प्रकार के वीडियो अपलोड करते रहते हैं इस पे। तो इसी संदर्भ में हम आज से शुरू करने वाले हैं MPPSC प्रीलिम्स के लिए एक नई सीरीज, जिसमें आप लोगों का हम लगभग पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। तो अ, जैसा कि अभी आयोग ने नोटिफाई किया है कि 25 जुलाई को PSC प्रीलिम्स 2020 होना है। तो उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारे जो पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह हम कौन सी यूज़ करें, और चूँकि टाइम कम बचा है तो इस कम टाइम में कैसे पढ़ाई करें ताकि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले तो मेरा नाम मैं रोहित पटेल, और हम शुरू करने वाले हैं आज तो हालांकि हम सिलेबस बस डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं रेगुलर नहीं तो लेकिन वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा, और कोशिश करेंगे हम लोग कि भाई इसमें कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह भी ले सकूं। और अभी लास्ट टाइम मैंने मेंस लिखा है 2019 का, तो एक्सपीरियंस अच्छा था उसका, और कुछ बड़ी बात नहीं है। प्रीलिम्स में जो आयोग चाहता है वो उसका सिर्फ ये है, यदि आपको प्रीलिम्स निकालना है तो इसमें ये नहीं कि आपको 70 क्वेश्चन सही करने या 80 करने, बस हमें दूसरों से अच्छा करना है। ताकि हम मान के चलो 500 पोस्ट हैं, तो उन 500 के 15 गुने में हम आ जाएं। हमें टॉप भी नहीं करना है, और ये भी नहीं सोचना कि लिस्ट पिछली बार 70 या 71 73 पे गई थी तो इस बार 74 पे जाएगी। ऐसा कुछ माइंड में नहीं लाना है, बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक हो जनरल एप्टीट्यूड का होता है सेकंड वाला पेपर, और फर्स्ट पेपर होता है जीएस का। तो सेकंड वाला पेपर है जो जनरली सभी लोगों का निकल जाता है। उसका रहता है कि भाई आपका 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए यदि आप स्टेट सर्विस में जाते हैं। यदि आप फॉरेस्ट वगैरह में भी अप्लाई किया है, आपके पास टेक्निकल डिग्री है, तो उस हिसाब से उसको उसके मार्क्स मिला के फिर आपकी मेरिट बनती है मेंस के लिए। तो अभी हम स्टेट सर्विस के लिए बात करेंगे, तो उसमें 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लगभग सभी लोगों के आ जाते हैं। अब जो पहला वाला पेपर है, जिसे मतलब जनरल स्टडी का पेपर बोलते हैं, उस पे उसके सिलेबस की आज हम बात करेंगे। तो इसमें टोटल 10 यूनिटों में, चूँकि सिलेबस इसी साल 2020 में चेंज हुआ है, तो पहले ऐसा कुछ डिफाइन नहीं था। पॉइंट हालांकि 10 ही थे, और मेजर चेंजेस भी नहीं हुए हैं न्यू सिलेबस में। लेकिन जो 10 यूनिटों में डिवाइड किया है आयोग ने सिलेबस, तो हम ये अजम्स करके चलते हैं कि भाई प्रत्येक यूनिट से लगभग तो चूँकि 10 यूनिटों में डिवाइड, हालांकि ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया है आयोग ने कि पर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछेगा वो, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं। तो बात करते हैं पहली यूनिट की। तो पहली यूनिट में चूँकि एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए कि इस बार हालांकि पिछले आयोग का जो पैटर्न रहा है उसमें एमपी का वेटेज 30 से 40% का रहा है, लेकिन इस बार आयोग ने उसको वेल डिफाइन किया है कि भाई मैं एमपी की 3 यूनिटों में से ए करके पूछूंगा। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। ये हमारी फर्स्ट यूनिट होगी सिलेबस की। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। इसमें 2 टॉपिक हैं। तो महत्वपूर्ण घटनाएं जो हिस्ट्री की हैं, वो हमें हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल और एंशियंट में तो इंडिया वाइज पढ़नी है, लेकिन स्पेसिफाई किया यहाँ पे कि एमपी के रिलेटेड में, जैसे झंडा सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह हुआ था, या फिर त्रिपुरी अधिवेशन है, इसके बारे में। प्रमुख राजवंशों की बात हुई है तो सिंधिया, गोंड राजवंश और ऐसे राजवंशों के बारे में भी चर्चा होगी इसमें। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। यहाँ गौर करने वाली बात ये है भैया कि स्वतंत्रता आंदोलन मीन्स 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय चेतना, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, जो तरीके से जो भारत की स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान है। एमपी के संदर्भ में हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में उसको पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला,
प्रमुख जनजातियाँ, बोलियाँ, प्रमुख त्योहार, सब मध्य प्रदेश के रिलेशन में। अच्छा, उसके बाद साहित्यकार पढ़ेंगे कि पद्माकर के बारे में पढ़ना है, उनकी कृतियों के बारे में पढ़ना है। और हाँ, उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है हमारा टूरिज़्म, एमपी टूरिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक नया टॉपिक, ये लगभग लगभग हमने चीज़ें राजवंशों को छोड़ दें और जनजातीय व्यक्तित्व को, तो इसके पहले भी हमने ये पढ़ा है, लेकिन ये इस बार आयोग ने थोड़ा सा डिफाइन किया है और हम इसको नया मान के चलते हैं। तो थोड़ा सा हमें इसमें एफर्ट लगाना हुआ कि जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा रॉ मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हमारी सेकेंड यूनिट है जो भारत का इतिहास। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आयोग की जो प्रकृति है, जो आयोग का जो पूछने का तरीका है, उसका मेनली ये है कि सिलेबस के बाहर नहीं जाता वो कभी। आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना, बहुत कम भी नहीं पढ़ना, लेकिन बहुत सारा भी नहीं पढ़ना है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई, कोई भी एक नोट्स लीजिए, कोई एक बुक्स लीजिए। हालांकि बुक्स की बात हम करेंगे वीडियो के एंड में, रेफरेंस की बात करेंगे, कौन कौन सी रेफरेंसेस बुक हमें ख़रीदनी है या कौन सी नोट्स वगैरह जिससे हम तैयारी कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमें सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। अच्छा, हमारी चलो बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में उसने लिखा है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं में हमें सिर्फ आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है। कि भाई अकबर के, बाबर के दौरान या फिर तुगलक वंश में, दिल्ली सल्तनत में जो, तो इसमें प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे हम प्राचीन मध्यकालीन भारत की। घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं। अगला जो पॉइंट है उसमें 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज वगैरह की जो स्थापना की है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें गांधीवादी योग वगैरह का भी हम, मतलब जो है जो सिलेबस में है उसके बाहर नहीं हमें जाना। मैं बार बार एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ कि भाई हमें केवल सिलेबस ख़त्म करना है। सिलेबस क्या है, टाइम कम है तो सिलेबस कवर होना चाहिए और रिवीजन मस्ट है। अगला जो लास्ट जो पॉइंट है भारत का इतिहास में, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। तो यहाँ तक बात होगी हमारे भारत के इतिहास में। तीसरी जो यूनिट है उसमें एमपी की जियोग्राफी की बात की गई है। तो इसमें मध्य प्रदेश के वन हैं, वनोपज हैं, वन्य जीव हैं, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाली पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ एमपी के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स ऑफ एमपी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, चूँकि अभी जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के नाम वगैरह में चेंजेस हुए हैं, उस वजह से थोड़ा सा ये टॉपिक हमें नया है, उसमें रिसर्च करके मैं इसमें पर्टिकुलरली वीडियो लाऊंगा एक। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई, विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट वगैरह जो पावर प्रोजेक्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अच्छा, हमारी जो चौथी यूनिट है वो है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की। तो देखो, चूँकि ज्योग्राफी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है तो हमें सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाना है, उसमें देखना है कि भाई कमीशन पूछता क्या है, उस हिसाब से हमें चर्चा करनी है, उस हिसाब से हमें सिलेबस कवर करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है किसी भी पर्टिकुलर विषय में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे मुझे पॉलिटी बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पता लास्ट टाइम गलती क्या की। मैं जो 19 के पहले वाले जो एग्ज़ाम दिए तो उसमें क्या था कि जो सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं उसी को पढ़ते रहे। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अकेला उस सब्जेक्ट से आ जाएगा, ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम प्राकृतिक संसाधन की। इसमें वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क वगैरह पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह। सामाजिक भूगोल की बात होगी, इकोनॉमिक जियोग्राफी भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसमें। हाँ, और परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ये मिला गिना चुरा के अपनी जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो पांचवी जो यूनिट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। अभी तक क्या होता था कि पिछले सिलेबस में हमें लिख दिया कि भैया पॉलिटी, संवैधानिक भारत का संविधान। और इसमें लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इसमें डिफाइन किया गया है कि भाई राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में हम क्या क्या पूछेंगे।
तो जैसे हमारा जो संविधान का भाग 6 है उसके हिसाब से राज्यपाल और राज्य का मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्याय, हाई कोर्ट के बारे में बात होगी, विधान परिषद के बारे में जो एमएलसी होती है, एमएलए वगैरह, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, और रिलेटेड आर्टिकल। और जो अगला टॉपिक है उसमें है त्रिस्तरीय पंचायत राज, लोकल गवर्नेंस की बात हो रही है इसमें। तो ये हमारा 15 मिनट का जो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में बात करेंगे स्टेट इकोनॉमी के बारे में। जनरली क्या होता है कि जो स्टेट की इकोनॉमी होती है उसका डेटा हमारे पास नहीं होता है। तो इसमें मैंने अभी जो क्या था कि 11 अप्रैल को पेपर होना था, तो मैंने कुछ रिसर्च की है, मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो मैं आप लोगों को ये टॉपिक भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसके बाद आती है हमारी 6वीं यूनिट। 6वीं यूनिट में हम बात करेंगे पॉलिटी और इकोनॉमी। ये होगी इंडिया वाइज। इसमें हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय संविधान में हमें पढ़ना क्या है, इसमें ये भी डिफाइन किया गया। अच्छा, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर क्या जो लिखा है क्या सिर्फ वही पढ़ना है? मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस से बाहर नहीं जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें लिखा है भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935, तो इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि आप 1909 वाला मांटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अभियान, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को ना पढ़ें। पहले जो दिख रहा है, पहले जो डिफाइन किया है सिलेबस में, आप पहले उसको निपटाइए। उसके बाद जो 1813 का चार्टर एक्ट है, 33 का चार्टर है, 53 का चार्टर अधिनियम है, उसके बारे में बात करेंगे। उसको छोड़ना नहीं है। यदि आपके पास टाइम रहता है, आपने पहले से पढ़ा है, तो रिवीजन उसको ज़रूर करना है, रिवाइज करना है, बिकॉज रिवीजन मस्ट है। इतने बड़े सिलेबस को आप एक बार की रीडिंग में याद नहीं रख सकते। आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद संविधान सभा की बात होगी। इसमें संघीय कार्यपालिका की जो एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंस है, पार्लियामेंट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है, और सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की बात होगी। इसमें ज्यूडिशरी की बात होगी। अच्छा, उसके बाद हमारी और ये रिजर्व बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान वगैरह, इसको भी हम पढ़ेंगे। इकॉनमी, इंडिया वाइज इकॉनमी। एक्चुअल में यहाँ पंखा है अवेलेबल, लेकिन मैं पंखा इसलिए चालू नहीं कर रहा क्योंकि उसमें बीच बीच में ये साउंड में आवाज़ आती है, तो आप लोग इंटरप्ट होंगे। तो आप लोगों के लिए इतनी गर्मी तो चल सकती है ना। बशर्ते मेरा यूट्यूब पे आने का और आपसे रूबरू होने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप लोग, क्या है, लॉकडाउन में कहीं ना कहीं लोग डिमोटिवेट हो रहे, माहौल नहीं है, या फिर चारों तरफ चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो उस वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है बच्चों की। मतलब बच्चा तो नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, लेकिन हाँ। तो वापस आते बात करते हैं हम 7th यूनिट की। 7th यूनिट में बात करेंगे हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे इसमें, और साइंस। तो साइंस में इसमें लिखा है, क्लियर लिखा है, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। यदि आप मेंस का सिलेबस आपने देखा हो ना देखा हो तो आप ज़रूर देखें। उसमें जो हमारा 3rd पेपर है वो साइंस का है। तो साइंस के 3rd पेपर में जो 1st, 2nd और 3rd यूनिट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, तो मोटा मोटी हमें यही पढ़ना है जो उसमें डिफाइन किया गया है मौलिक सिद्धांत, तो उसमें यही पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद वैज्ञानिक संस्थान, उपलब्धियाँ, उपग्रह, स्पेस साइंस की बात है, तो स्पेस साइंस भी आप लोगों को तैयार करनी है। उसके बाद हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी भी हमें पढ़ना है। इसमें पोषण आहार, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, और जो हमारी डिसीज़ वगैरह है, इनके बारे में हमें चीज़ें बात करनी है। मानव शरीर संरचना पढ़ना है, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, वन ऑफ दी हॉटेस्ट टॉपिक कह सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन जरूर है कि ये जो टॉपिक है ये मेंस के टॉपिक हैं, कंसेप्चुअल टॉपिक हैं, और इनमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगना आप लोगों का, है ना। तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको तो 1-2 बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। याद रखने जैसा कुछ है नहीं। फूड प्रोसेसिंग में ज़्यादा कुछ याद रखने का डेटा है नहीं। स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम पॉल्यूशन, डिजास्टर हैं, जो नेचुरल डिजास्टर की बात होती है, और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। एक्सक्यूज मी। इसके बाद ये 8वीं यूनिट जो हमारी है, इसमें हमें पूरा करंट अफेयर्स तैयार करना है। अब लोग पूछते करंट अफेयर कहाँ तक का तैयार करना है, तो करंट अफेयर हम लगभग, चूँकि पीएससी 1 साल और 12 से 18 महीने तक के बीच का पूछती है, लेकिन अभी ये पोस्टपोन हो गया जो 2 महीने,
तो मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया एग्ज़ाम पेपर बन गए थे तो वही पेपर आएंगे तो नया करंट अफेयर नहीं आएगा। क्या दिक्कत है, इतना सारा पढ़ रहे हैं तो 2 महीने का और उसमें ऐड कर लेते हैं ना। इसमें लिखा है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व स्थान महत्वपूर्ण घटनाएं। तो भारत मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। तो इसमें हमें इंडिया वाइज भी पढ़ना है और एमपी के रिलेटेड भी पढ़ना है। अच्छा, हमारी जो 9वीं यूनिट है और 10वीं यूनिट है, 9वीं यूनिट तो पूरा इसमें हम बोल सकते हैं कि पूरा नया है डेटा, जो भी है जो अभी तक आयोग ने इसके बारे में नहीं पूछा। चूँकि अभी हमारा जो एज है, जो जो युग चल रहा है, ये कंप्यूटर का एज चल रहा है, इंटरनेट का एज चल रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आयोग को लगा कि भाई लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग चल रहा है, लोग ई नेटवर्किंग साइट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि आजकल तो चूँकि लॉकडाउन है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो होम डिलीवरी की व्यवस्थाएं भी, मतलब जो भी है, जो आईटी पे बेस्ड चीज़ों का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं इस यूनिट को आयोग को ऐड करना पड़ा। तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि 9वीं यूनिट मैं आप लोगों की कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि नई है, मैंने थोड़ा सा इसमें रिसर्च की है, कुछ महावीर को लेकर की किताबें और ये निर्माण आईएएस की नोट्स वगैरह, तो उससे मैंने कुछ डेटा निकाला है और मैंने अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स तैयार किया है। तो आप लोगों को इसकी दिक्कत बिल्कुल नहीं लेनी है। ये पूरी यूनिट मैं तैयार कराऊंगा आप लोगों की। तो इसमें पढ़ना हमें क्या क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की, फिर उसमें बात करेंगे आईसीटी की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स की बात करेंगे, एआई की बात करेंगे, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस है, ई कॉमर्स है, इंटरनेट है और सोशल नेटवर्किंग साइट है, जो आज आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक का यूज़ करते हैं, उसी की बात करेंगे। कब इस्टेब्लिश हुई, किसने इस्टेब्लिश की, उसके नियम क्या हैं, और भारत में जो जो पूरा जो साइबर स्पेस है वो कंट्रोल कैसे होता है, कैसे आप एक क्लिक में सीधा यूट्यूब पहुंच जाते हो, किसी भी वीडियो को पर देख लेते हैं, या फिर सीधा अपने दोस्त से वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक क्या था कि आयोग कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा इसने एडवांस चीज़ें इसमें ऐड की हैं। अच्छा, जो 10वीं यूनिट है वो हमारे सिलेबस में अप्रत्यक्ष रूप से थी पहले, लेकिन अभी उसको अच्छे से बोल दिया है कि भैया कुछ आयोग करके हैं जो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, और इसमें ध्यान रखना है कि 15 से 16 आयोग दिए हैं, उसके बाद इसमें लिखा है इत्यादि। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें से आएगा, इसमें और भी 2-4 और आयोग बचते हैं। तो ये यूनिट भी मैं आप लोगों की कंप्लीट कराऊंगा। इसमें मैं वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को, 9वीं 10वीं यूनिट पूरी कंप्लीट कराऊंगा। और इसमें हम पढ़ेंगे भारत निर्वाचन आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी की बात करेंगे, एमपीपीएससी की बात करेंगे, कैग नीति पढ़ेंगे और ह्यूमन राइट, और पूरे जितना भी ये लिखा है लिस्ट में, ये पूरे आयोग 15 से 16 आयोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो वीडियो को अभी के लिए ख़त्म करते हैं। और हाँ, आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लगा हो तो ज़रूर दोस्तों को शेयर कीजिए। और कल से नहीं, कल कितनी तारीख है, कल 17 जून, तो परसों 18 से हम लोग रेगुलर होंगे। और मैं आप लोगों को एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें हम 9वीं और 10वीं यूनिट कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। और मोटा मोटी मैं सिलेबस भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को तैयार हो जाए पूरा सिलेबस। हालांकि संभव तो नहीं है क्योंकि टाइम कम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोग कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बनी रहे। और टॉपिक वाइज टेस्ट की बात भी करेंगे। और घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने से जुड़े लोगों का भी ध्यान रखें। और बस भैया, थैंक यू।